थायरॉक्सिन हार्मोन जो है आउटो ग्रंथि द्वारा, हमारे गले में ग्रंथि होती है उसके द्वारा स्रावित किया जाता है। क्या काम करता है? खाने में से प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा का एब्जॉर्बेशन, उपापचय करने के लिए, मेटाबॉलिज्म स्ट्रांग करने के लिए उसको यूज करना और उससे वृद्धि में यूज करना, उसके लिए जिम्मेदार होता है थायरॉक्सिन हार्मोन। और उसको अवशोषित करने के लिए, संश्लेषण के लिए, थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए उसको यूज करने के लिए आयोडीन जरूरी होता है। वो आयोडीन हमको मिल रहा होता है नमक से। अगर वो आयोडीन नहीं मिलता है हमको, तो हमें गॉइटर नाम का रोग हो जाता है। गॉइटर गॉइटर नाम का रोग हो जाता है। उसके कारण से आप ऐसे दिखने लगते हैं, जो मरीज होते हैं गॉइटर के, वो इस तरह से दिखने लगते हैं, उनकी गले की ग्रंथि जो है वो बाहर आ जाती है। इसको गॉइटर का रोग होते हैं। देखो कितना भयानक रोग है। गला के जो है वो पूरी तरह से बाहर आ गया, गॉइटर रोग हो गया। किसके कमी से? आयोडीन की कमी से। आयोडीन कम मात्रा में। अच्छा, आयोडीन ज्यादा मात्रा में भी सही नहीं है। तो आपको दिख रहा होगा कितनी अजीब सी डिसीज, मतलब थोड़ी सी खतरनाक डिसीज है, मान सकते हो आप इस चीज। तो गॉइटर जो है वो आयोडीन की कमी के कारण से हो सकता है। तो आयोडीन अच्छी मात्रा में चाहिए, इसलिए हम नमक में जो है आयोडीन ले रहे होते हैं। जरूरी होता है। ज्यादा मात्रा में नहीं होना चाहिए आयोडीन। ज्यादा मात्रा में वो भी अधिकता जो है नुकसान करेगी। अच्छा, ये थायरॉक्सिन हार्मोन जो ऑटो ग्रंथि से निकल रहा होता है, देखो इसलिए उन्होंने बोला कि डायग्राम को देखो और बताओ कि गले में क्यों हो रहा है। तो ऑटो ग्रंथि से जो थायरॉक्सिन हार्मोन निकलता है, उसके कारण से जो है ये गले में जो है वो फूल, गले को फूल जाना होता है। अच्छा, ये थायराइड थायराइड की बीमारी जो है वो बहुत ज़्यादा कॉमन हो चुकी है। इस कॉमन सी बीमारी में जो है वो थायरॉक्सिन या तो बॉडी कम प्रोड्यूस कर रही होती है या ज़्यादा प्रोड्यूस कर रही होती है। दोनों ही केस में जो है वो इलाज करवाना जरूरी होता है। थायराइड की बीमारी में व्यक्ति का जो सोचने की कैपेसिटी होती है थायराइड में, थोड़ी सी मानसिक रूप से दुर्बल हो जाते हैं, वो साइकोलॉजिकल रूप से दुर्बल हो जाते हैं। और जो है कोई हद तक जो है उनके बॉडी पर भी असर पड़ता है। दोनों चीजें हो सकती हैं, या तो मोटापा अनियंत्रित रूप से बढ़ भी सकता है, या फिर व्यक्ति जो है वो पतला भी हो सकता है। दोनों ही चीजें पॉसिबल है, थायराइड में ऐसा हो सकता है। और थायराइड में जो है वो मेटाबॉलिज्म स्ट्रांग नहीं होता। जैसे आपकी बार बार तबीयत खराब हो रही है, बार बार परेशानी हो रही है आपको, कुछ बीमारी हुई उसके बाद दूसरी बीमारी हो गई, उसके बाद मेटाबॉलिज्म शरीर का स्ट्रांग नहीं है, कमजोर हो गया है, उसके कारण से आपको ज्यादातर बीमारियां होने लगेंगी। गले में दर्द होने लगता है। गले में कई बार जो है यहाँ पर, जहाँ पर थायराइड ग्लैंड होती है, ग्रंथि होती है, वहां पर जो है वो दर्द होने लगता है, और बहुत कॉमन हो चुकी है। थायराइड का पता होना चाहिए। अगर थायराइड का पता नहीं होता है तो आगे चल के आपको बहुत सारी परेशानी हो सकती है। थायराइड की जांच करवाना पड़ती है, और अच्छी खासा और आपको थायराइड की जो है वो अगर कमी होती है, थायराइड कम बन रहा होता है, तो मतलब थायरॉक्सिन कम बन रहा होता है, तो थायरॉक्सिन हार्मोन को बढ़ाने के लिए टैबलेट्स दी जाती हैं। थायराइड बीमारी में किसी को, मेरे ख्याल से किसी ना किसी को तो होगी यहाँ पर। जितने भी बच्चे बैठे होंगे, रिश्तेदारों में से किसी ना किसी को थायराइड की बीमारी होगी। सुबह सुबह उठकर जो है वो 5 बजे के करीब गोली खा रहे होंगे। छोटी सी गोली होती है थायरॉक्सिन की। चलो भगवान करे कभी किसी को हो भी ना, अगर नहीं है तो। मेरी मम्मी को है, तो इसलिए मैंने बोला था किसी ना किसी को तो होगी। मेरी मम्मी को ऑलरेडी है थायराइड की बीमारी। मेरी बड़ी मम्मी को भी है भैया। हाँ, क्योंकि बहुत कॉमन हो चली है थायराइड की बीमारी, और नियंत्रित करने के लिए केवल एक ही तरीका है, सुबह खाली पेट उठकर जो है वो उसकी टेबलेट खाना। तो उसके वजह से जो है वो टेबलेट की वजह से वो हार्मोन जो है वो सही तरीके से बैलेंस बना रहता है बॉडी में, और आपका थायराइड कंट्रोल में रहता है उन टेबलेट को खाने से। हाँ, इसको परमानेंटली खत्म करने के लिए योगा का सहारा ले सकते हैं, क्योंकि ग्रंथि जो थायरॉक्सिन, आउटो ग्रंथि जो काम कर रही है थायरॉक्सिन प्रोड्यूस करने में, वो कई हद तक जो है वो परमानेंटली इलाज जो है उसका नहीं किया जा सकता है। योग के द्वारा, मस्तिष्क के द्वारा उसको नियंत्रित किया जा सकता है। अगर वो फिजिकली कुछ डैमेज हुई है, फिजिकली खराब हुई है, तो फिर तो चांसेस ही बहुत कम है कि वो उसको सुधारा जा सके। लेकिन टेबलेट खाकर भी इंसान अच्छा खासा रहता है, कोई दिक्कत नहीं होती है। हाँ, ठीक है, तुम लोग मानोगे। तो कभी कभी ऐसे व्यक्तियों में भी देखा होगा जो बहुत छोटे बोने होते हैं, या फिर बहुत लंबे हो जाते हैं। ये तो आपके क्लास में भी होगा, कोई ना कोई आपके आसपास परिवार में भी होगा। किसी लोगों की हाइट छोटी रह गई है, किसी की हाइट बढ़ गई है। ये जिम्मेदारी होती है हमारे पीयूष ग्रंथि से निकलने वाली, मास्टर ग्लैंड पीयूष ग्रंथि से निकलने वाले वृद्धि हार्मोन की। एक हार्मोन होता है जो हमारी हाइट को नियंत्रित कर रहा होता है। तो यदि वो हार्मोन कम निकलता है पीयूष ग्रंथि से, वृद्धि हार्मोन बोलते हैं, तो वो यदि हार्मोन कम निकल रहा होता है तो आपकी हाइट कम हो जाती है। और अगर हम वो अच्छी मात्रा में निकलता है तो आपकी हाइट जो है वो बाल्यकाल में अगर इस हार्मोन की कमी हो जाती है तो ये बौनापन का कारण बनता है।
हाइट कम रह जाती है अगर वृद्धि हार्मोन कम बन रहा है बचपन में। तो कई बच्चे शिकायत लेके आते हैं, भैया मेरी हाइट नहीं बढ़ रही, भैया मेरी हाइट नहीं बढ़ रही। तो उनके लिए मैं फिजिकल एक्सरसाइज के लिए बोलता हूँ, और कैल्शियम की खुराक अपनी, कैल्शियम अच्छे होना होना चाहिए, वो बोलता हूँ नॉर्मली। और अगर फिर भी नहीं बढ़ती है हाइट, तो बेटा आप कुछ नहीं कर सकते, हार्मोन्स जिम्मेदार हैं उसके लिए। हार्मोनल डिसबैलेंस जो है वो बचपन में ही हो जाता है, उसको नियंत्रित नहीं किया जा सकता, आपकी हाइट को कोई कंट्रोल नहीं कर सकता फिर, है ना। अगर हाँ फिजिकल एक्सरसाइज कर रहे हो तो चांसेस हैं आपकी हाइट अच्छी हो जाएगी, अगर किसी कारण से रुके हुए फिजिकल कमी के कारण से, और कैल्शियम अच्छी मात्रा में लेते हैं तो चांसेस हैं हाइट बढ़ जाएगी। अगर नहीं हो रहा है तो बेटा वो हार्मोन के कारण से, मैंने बोला था मैं बेटा शब्द यूज़ नहीं करता हूँ, लेकिन कर रहा हूँ मैं बार बार यूज़। हाँ ठीक है, कोई बुराई थोड़ी ना है इसमें। जब आप अपने दोस्तों की आयु 10-12 वर्ष की होती है तो अपने और अंदर कई नाटकीय अंतर देखे होंगे। ये परिवर्तन यौवन आरंभ से संबंध है, क्योंकि नर में टेस्टोस्टेरोन और मादा में एस्ट्रोजन के स्रावण होता है। खुद से महसूस कर सकते हो ये लक्षण। अगर आपने देखा होगा, आप जब 10 से 12 8 से 10 साल के से थे तो आप में क्या चेंजेस आना शुरू हो गए, 10 से 12 साल की उम्र में आप में जो है वो कुछ परिवर्तन आने लगते हैं। जैसे लड़कों की हाइट एकदम से बढ़ जाना, बहुत हद तक आपने आपकी क्लास में, लड़कियों की में भी वही चीज रीजन है, हाइट जो है वो एकदम से बढ़ती है। उसके बाद लड़कों की आवाज चेंज हो जाना, कुछ हद तक लड़कियों की आवाज में ज्यादा कुछ फर्क नहीं आता, लेकिन लड़कों की आवाज चेंज हो जाती है। लड़कों को दाढ़ी आना, ये भी एक परिवर्तन है। लड़कियों के जो है वो बालों में भी फर्क फर्क रहता है, और बॉडी में भी कुछ चेंजेस आते हैं, जिसके बारे में अभी जो है अपन बात करेंगे अगले चैप्टर में। बॉडी में जो है वो क्या चेंजेस आते हैं, उसके बारे में करेंगे। अभी क्या होता है नहीं होता, अगले चैप्टर में उसके बारे में अपन को उसी के बारे में बात करना है, कि कैसे जो है वो गर्ल्स की बॉडी में चेंजेस आते हैं, और किस तरह से जो है वो क्या क्या सहन करती हैं मंथली, हर मंथ में। तो वो क्या क्या चेंजेस होते हैं वो उसके बारे में बात करेंगे, जिसको हम जो है वो ऋतुस्राव बोलते हैं, उसके बारे में रजस्वला भी बोलते हैं उसी चीज़ को। वो चीज़ आएगा, क्या होती है, कैसे होती है, क्या तकलीफ होती है उसमें, उस सब के बारे में चर्चा करेंगे अगले बारे में। तो एस्ट्रोजन के हार्मोन के कारण से जो है वो महिलाओं में महिला वाले लक्षण जो है वो विकसित होते हैं, पुरुष में पुरुष वाले लक्षण विकसित होते हैं, आवाज़ कड़क हो जाना, दाढ़ी के बाल आ जाना, ये सब चीज़। क्या आप अपने परिवार या दोस्तों में से किसी को जानते हैं जिन्हें डॉक्टर ने अपने आहार में कम शर्करा लेने की, हाँ, तो मधुमेह का रोग, या इंग्लिश में बोलते हैं डायबिटीज रोग हो जाना, ये तो बहुत आम हो चली और इंडिया में, और यकीन मानिए कभी ये खत्म नहीं होने वाला रोग है। भारत में बहुत ज़्यादा तेज गति से जो है ये बढ़ने वाला है, कोई इसको कंट्रोल नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि इंडियंस जो है मीठा बहुत ज़्यादा खाते हैं। हम चाय ही जो है वो 3-3 4-4 बार दिन में ले लेते हैं, और अच्छी खासी मीठी चाय लेते हैं। तो वो एक्स्ट्रा जो शुगर ले रहे हैं हम, हमारी बॉडी में एक हार्मोन निकलता है इंसुलिन हार्मोन, मैंने इंट्रोडक्शन में बताया था आपको ये चीज़। इंसुलिन हार्मोन निकलता है जो कि हमारी शर्करा को नियंत्रित रखता है, जो हमारी शक्कर बनती है बॉडी में, ग्लूकोज बनता है, उसको नियंत्रित कर रहा होता है। अब जब इंसुलिन हार्मोन जितनी मात्रा में निकल रहा है उतनी मात्रा में या तो कम निकले, या फिर आप शक्कर ही इतनी ज्यादा खा रहे हो कि इंसुलिन बेचारा थक गया, भाई कितनी मैं खाऊं, कितनी पाचित करूं शक्कर, तो इतनी ज्यादा शक्कर खा रहा है, तो वो शक्कर की मात्रा आपके ब्लड में ज्यादा हो जाएगी। शक्कर की मात्रा ज्यादा हो जाएगी तो आपका ब्लड थिक हो जाएगा, और अगर वो ज्यादा देर तक थिक रहा तो आप खुद सोचो, हार्ट अटैक में क्या होता है, जो कोलेस्ट्रॉल जमा होता है उससे बम्प हो जाता है। उस बम्प में से अगर वो बम्प थोड़ा बहुत भी बढ़ेगा और खून गाढ़ा हुआ तो उसको निकलने में परेशानी होगी। इसलिए डायबिटीज के रोगियों में हार्ट अटैक की संभावना बहुत हद तक बढ़ जाती है। उसके साथ साथ ब्लड उतना ही है, ब्लड में शक्कर ज्यादा हो गई है तो बाकी न्यूट्रिएंट्स कम हो जाएंगे, तो आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता पर भी असर पड़ता है। तो अगर आपको लगातार डायबिटीज बनी रहती है, शुगर बनी रहती है, शुगर का लेवल ज्यादा रहता है आपकी बॉडी में, तो आपका मेटाबॉलिज्म स्ट्रांग नहीं रहेगा, आपका रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाएगी, और आपको बहुत सारी बीमारियां जो है वो घेर सकती हैं। आपके अगर चोट लग जाती है तो आपके घाव आसानी से नहीं भरेंगे, वो सब चीजें आपके साथ लगातार हो रही होंगी, है ना। तो ये चीज जो है शुगर को नियंत्रित करने के लिए यहाँ पर इंसुलिन हार्मोन रहता है। अच्छा, कई बार जब शुगर ज़्यादा हो जाती है ना तो डॉक्टर्स हॉस्पिटल में क्या कहते हैं, इंसुलिन का डायरेक्ट इंजेक्शन लगा देते हैं, तो वो हार्मोन बॉडी में जाता है, और इंसुलिन के कारण से क्या हो जाता है, वो शुगर कंट्रोल में जाती है। कई इंसुलिन के शुगर जिनकी ज़्यादा रहती है ना, वो इंसुलिन का इंजेक्शन खुद ही लेने लगते हैं। और ये कहाँ से निकलता है, ये हार्मोन अग्नाशय में होता है। अग्नाशय जो है वो लीवर में पाया जाता है, यकृत में पाया जाता है। तो इंसुलिन हार्मोन और यकृत से निकल रहा होता है, यकृत में उपस्थित अग्नाशय से निकल रहा होता है, अग्नाशय ग्रंथि से, सॉरी, अग्नाशय बाहर होता है, पित्ताशय होता है अंदर। हाँ, इस डायग्राम में देखोगे आपको क्लियर हो जाएगा।
अग्नाशय यहाँ पर होता है, ये अलग तरह का होता है। यकृत यहाँ होता है, यकृत में पित्ताशय होता है, माफ कीजिएगा मैंने गलती से बोल दिया। यकृत यहाँ पर होता है, आपकी ग्रंथि ये होती है, मैंने डायग्राम बहुत बेकार बनाया है। इसके अंदर पित्ताशय होता है, पित्ताशय इसके अंदर पाया जाता है। अग्नाशय इसके बाहर रहता है, पत्ती जैसी संरचना रहती है, तो इसको अग्नाशय बोलते हैं, है ना। यकृत में पित्ताशय पाया जाता है, अग्नाशय नहीं। अग्नाशय बाहर एक ग्रंथि रहती है, जैसी होती है, उसी से जो है वो इंसुलिन हार्मोन जो है वो निकल रहा होता है, जो कि शुगर को कंट्रोल कर रहा होता है। उसके बाद यदि हम इतना आवश्यक है कि हार्मोन का स्राव परिशुद्ध मात्रा में होना चाहिए, यदि यह इतना आवश्यक है कि हार्मोन का स्राव परिशुद्ध मात्रा में होना चाहिए, तो हमें क्रिया विधि की आवश्यकता है जिससे यह किया जाता है। स्रावित होने वाले हार्मोन का समय और मात्रा नियंत्रण पुनर्भरण क्रिया विधि से किया जाता है। उदाहरण के लिए यदि रुधिर में शर्करा स्तर बढ़ जाता है, तो इससे अग्नाशय की कोशिका संसूचित कर लेती है और इसकी अनुक्रिया में अधिक इंसुलिन स्रावित करती है। जब रुधिर में शर्करा का स्तर कम हो जाता है, तो इंसुलिन का स्रावण कम हो जाता है ना। तो ये जो है पुनर्भरण क्रियाविधि के द्वारा जो है हार्मोन का नियंत्रण किया जाता है। शक्कर की मात्रा जितनी ज्यादा होगी, इंसुलिन हार्मोन उतनी ज्यादा बन रहा होगा, वही चीज है। तो ये जो है हार्मोन के बारे में था। हार्मोन जो है वो इस तरह से काम कर रहे होते हैं। अब इसमें यहाँ पर एक टेबल बनी हुई है जहाँ पर लिखा हुआ है वृद्धि हार्मोन। वृद्धि हार्मोन किससे निकलता है? पीयूष ग्रंथि से निकलता है। इसको पिट्यूटरी ग्लैंड बोलते हैं इंग्लिश में। और ये क्या करता है? सभी अंगों में वृद्धि करने का काम कर रहा होता है। उसके बाद थायराइड ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन नहीं लिखा हुआ है। अच्छा, इन्होंने खाली छोड़ के रखा है, आपको लिखना है कौन सा हार्मोन निकलता है। तो थायराइड ग्रंथि से थायराइड हार्मोन, थायरॉक्सिन हार्मोन निकलता है। कौन सा हार्मोन? थायरॉक्सिन हार्मोन। क्या करता है? शरीर की वृद्धि के लिए उपापचय का नियमन करता है। इंसुलिन हार्मोन किस अंग से निकल रहा होता है? अभी जस्ट बताया मैंने। इंसुलिन हार्मोन किस ग्रंथि से निकल रहा होता है? अग्नाशय। हाँ, अग्नाशय से निकल रहा होता है। रक्त में शर्करा का स्तर का नियमन करता है। टेस्टोस्टेरोन वृषण से निकल रहा होता है। मेल्स का हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन, वृषण से निकल रहा होता है। और क्या करता है? पुरुष के लक्षण, पुरुष के जो नर जननांगों को विकसित विकसित करने का काम। मेल जो मेल पार्ट होते हैं, जो मतलब जिससे आप आइडेंटिफाई करते हो कि लड़का लड़का है, लड़की लड़की है, उन अंगों का विकास करता है। और लड़कों में कुछ विशेष गुण, जैसे कि दाढ़ी आना, आवाज भारी होना, शरीर बल्की होना, वो सब चीजें जो है वो टेस्टोस्टेरोन के कारण ही हो रहा होता है। कई बॉडी बिल्डर्स जो है टेस्टोस्टेरोन के इंजेक्शन लेते हैं, जिसके कारण से उनकी बॉडी जो है वो बल्की दिखे, हैवी दिखे। तो वो लोग, कई लोग जो है टेस्टोस्टेरोन के डायरेक्ट इंजेक्शन ले रहे होते हैं। तो आप खुद सोचो, डायरेक्ट इंजेक्शन लेंगे तो उसके कुछ साइड इफेक्ट भी होते हैं। कई बार जो है डेथ भी हो जाती है अगर समझदारी से नहीं लिया जाए तो। हार्मोन लिखा हुआ अंडाशय से निकलने वाला, तो महिलाओं में निकलता है, इसको एस्ट्रोजन हार्मोन बोलते हैं। मादा लैंगिक अंगों का विकास करता है और मासिक चक्र का नियमन करता है। मासिक चक्र, जिसको हम नॉर्मली जो है वो पीरियड्स के नाम से जान लेते हैं, या फिर मासिक और रजोधर्म के नाम से भी जानते हैं। वो सारी चीजें अगले चैप्टर में बात करेंगे। एड्रेनल ग्रंथि से एड्रेनल हार्मोन निकलता है, संकट मोचन हार्मोन है, आपको जो है संकट की परिस्थिति में तैयार करता है उससे लड़ने के लिए। मोचक हार्मोन, मोचक हार्मोन कहाँ से निकलता है? पिट्यूटरी ग्रंथि से हार्मोन के स्रावित को नियंत्रित करता है। मोचक हार्मोन, मोचक हार्मोन, मोचक हार्मोन इंग्लिश में क्या बोलते हैं यार इसको? मोचक हार्मोन तो कहीं पढ़ा नहीं। पिट्यूटरी ग्रंथि से हार्मोन के स्राव को नियंत्रित करता है, पीयूष ग्रंथि को नियंत्रित कर रहा होता है। हाइपोथैलेमस ग्रंथि से निकलता है शायद, हाइपोथैलेमस के पिनियल ग्राम, एक बार देखना बनता है। मोचक हार्मोन को इंग्लिश में क्या बोलते होंगे यार? मैं भूल रहा हूँ कुछ इंग्लिश के नाम की वजह से कंफ्यूजन हो रहा है यहाँ पर। क्लास 10 साइंस, चैप्टर 6 नहीं, चैप्टर 7 हार्मोन। एक बार वो टेबल देख लेते हैं, आज की क्लास जो है वो खत्म करते हैं। मुझे आज फिर से अभी अरे रे, मिलेगा कि नहीं मिलेगा? हिंदी में लिखा हूँ।
मोचक हार्मोन कहाँ से निकलता है, बता दो कोई तो। नहीं लिखा बहुत अच्छे। क्यों बनाए हैं तुम लोगों ने इतनी बड़ी बड़ी वेबसाइट। हार्मोन की टेबल ही नहीं बनाई, बताओ। हम लोगों ने बच्चों की कॉपी में बना के रखी हार्मोन की। 6 चैप्टर लिख चुके हो, 7 चैप्टर तुम लोग। अभी नहीं लिखा यार। 6 चैप्टर के नोट्स मेरे पास है क्या। उसका आंसर लेते जाओ, नहीं तो मेरे दिमाग में निकल जाएगा। 10th क्लास चैप्टर नंबर 7। मोचक हार्मोन हाइपोथैलेमस ग्रंथि से निकलता है। मोचक हार्मोन हाइपोथैलेमस ग्रंथि से निकलता है। हाइपोथैलेमस ग्रंथि कहाँ पर है, ये। हाइपोथैलेमस से निकलता है और किसको कंट्रोल कर रहा होता है, पीयूष ग्रंथि को कंट्रोल कर रहा होता है। पीयूष ग्रंथि को कंट्रोल कर रहा होता है कौन, हाइपोथैलेमस। तो ये इसका आंसर था, जो कि इसमें आपको लिखना पड़ेगा, बुक में लिख लोगे तो ज़्यादा अच्छा। और इस टेबल को जो है कॉपी में भी बनवाना पड़ता है, लेकिन अब अनफॉर्चुनेटली ये हटा दिया गया है, तो इसको हटाना पड़ेगा मुझे। फिर इसके क्वेश्चन आंसर की बात कल कर लेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। कल ख़त्म कर देंगे चैप्टर, है ना। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप कुछ नया सीखा होगा। कल फिर मिलेंगे। बाय, गुड नाइट, जय गुरुदेव सभी को। भैया